प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं धर्मेंद्र कुमार। आज की इस व्याख्यान में मैं रीतिबद्ध परंपरा के रीतिकाल के अत्यंत ही महत्वपूर्ण कवि पद्माकर की चर्चा करूंगा। पद्माकर का पूरा नाम पद्माकर भट्ट था। इनका जो परिवार था, इनके पैतृक परंपरा से ही कवियों की एक परंपरा थी। इनके पिता मोहनलाल भट्ट एक बहुत अच्छे कवि थे और इन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि भी इनके पिता को मिली थी। कवियों की जो परंपरा है, इनके वंश परंपरा में पद्माकर भट्ट के जो पिता मोहनलाल भट्ट थे, उनके पिता भी अच्छे कवि थे। इसीलिए इनके वंश का नाम ही कवीश्वर पड़ गया था, इनके वंश में अच्छे अच्छे कवियों होने के कारण। विद्यार्थियों, पद्माकर को रीतिकाल का अंतिम महत्वपूर्ण कवि माना जाता है और बिहारी लाल के बाद सर्वाधिक लोकप्रिय कवियों में पद्माकर का स्थान है। इनका जन्म बांदा जिला में संवत 1810 विक्रम संवत में हुआ था। पद्माकर अनेक राज दरबारों में रहे और जैसे रीतिकाल में राज दरबार में रहने की परंपरा थी, अपने आश्रयदाताओं के यहाँ रहने की। पद्माकर भी अनेक राज दरबार में रहे, जैसे अवध में, ग्वालियर में, उदयपुर, जयपुर राजाओं के राजवंश में रहे और अपने आश्रयदाता राजाओं से संबंधित इन्होंने प्रशस्ति काव्य भी लिखा। इनके विद्यार्थियों, पद्माकर की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह है इनके काव्य में भाव की विविधता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि चित्र और बिंब निर्माण करने में पद्माकर की जैसी महारत हासिल है, वैसी महारत बिहारी को भी नहीं है। और भाषा की विविधता इनकी अत्यंत ही सराहनीय है। ये ब्रज भाषा का सर्वोत्कृष्ट रूप अपने काव्य में प्रयोग करते हैं। भाषा की विविधता के क्षेत्र में ये तुलसीदास के भी समकक्ष रामचंद्र शुक्ल ने स्वीकार किया है। बिहारी लाल और तुलसीदास दोनों जो कवि हैं, तुलसीदास भक्ति काल के कवि हैं, राम भक्ति शाखा के कवि हैं, और बिहारी लाल जो रीति सिद्ध कवि हैं, रीति काल के कवि हैं। दोनों का गुण, तुलसीदास का भी गुण और बिहारी लाल का भी गुण, ये पद्माकर में हम देखते हैं। पद्माकर रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है, इस बात की चर्चा मैं कर चुका हूँ। ये राजा राम मोहन राय के समकालीन थे और राजा राम मोहन राय और पद्माकर भट्ट की जो मृत्यु हुई थी वह एक साथ 1833 ईस्वी में हुई थी। पद्माकर ने अपने काव्य में मानव के विविध भावों का चित्रण किया है, रीतिकालीन परंपरा का पालन किया है और इनके काव्य में बहुत सारी बातें उपलब्ध होती है। आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल हैं, वो पद्माकर के बारे में कहते हैं कि रीतिकाल के कवियों में सहृदय समाज पद्माकर को बहुत श्रेष्ठ स्थान देता आया है। ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ है। पद्माकर के बारे में डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं, भिखारी दास यदि रीतिकाल के अंतिम कवि हैं तो पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि। इसी प्रकार आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो काशी नागरी प्रचारणी सभा के खोज के आधार पर ये पद्माकर भट्ट की 11 कृतियों का उल्लेख किया है, जिसमें कृतियों के नाम हैं, मैं बताना चाह रहा हूँ, आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। हिम्मत बहादुर विरुडावली, ईश्वर पचीसी, गंगा लहरी, जगत विनोद, जमुना लहरी, पद्माभरण, प्रबोध पंचाशिका, राजनीति, राम रसायन, लीलहारी लीला, प्रताप सिंह विरुदावली। विद्यार्थियों, इनमें जो 2 पुस्तकें हैं, जमुना लहरी और राजनीति, ये दोनों प्रकाशित नहीं हुई हैं, अप्रकाशित हैं। और जो राम रसायन पुस्तक है, ये भी पूरी तरह से प्रकाशित नहीं हुई है। इस प्रकार इनकी जो मुख्य रूप से जो 7 रचनाएं हैं पद्माकर भट्ट की, यही चर्चित हैं, यही प्रसिद्ध हैं। ये आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने पद्माकर के जो काव्य हैं, उन काव्यों की 3 श्रेणियां की हैं। अर्थात पद्माकर के जो काव्य हैं वो 3 भागों में विभक्त हैं। ये
आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार ये भी हम कह सकते हैं कि पद्माकर ने 3 प्रकार के काव्य लिखे हैं, जिसमें पहला है प्रशस्ति परक काव्य। इन्होंने अपने आश्रयदाता दरबारी जिस राजा के दरबार में रहे उन राजाओं की वीरता का बखान किया, उनकी जो प्रशंसा है उनकी वीरदावली लिखी। तो आश्रय प्रशस्ति काव्य है, प्रशस्ति काव्य आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में रचित है। जैसे इस प्रकार के काव्य हैं हिम्मत बहादुर वीरदावली, जिसमें वीर रस की प्रधानता है, ये वीर रस प्रधान रचना है। जगत विनोद ये राजा जगत सिंह के नाम के आधार पर लिखी गई है। इसी प्रकार प्रताप सिंह वीरदावली है। तो ये प्रशस्ति परक काव्य है। जो पद्माकर की जो दूसरी महत्वपूर्ण जो काव्य रचना की शैली है, जो जिस प्रकार के वो काव्य लिखते हैं वो श्रृंगार हैं। श्रृंगार रीतिकाल की एक प्रमुख प्रवृत्ति थी, प्रमुख विशेषता थी। तो ये श्रृंगार परक काव्य भी लिखते हैं ये। और जो इनकी तीसरी जो धारा है काव्य लेखन की, वह भक्ति वैराग्य की धारा है, जिसमें प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, ये सब प्रकार की रचनाएं पद्माकर लिखते हैं। तो पद्माकर जो हैं, पद्माकर अपने काव्य में मैं थोड़ी सी इनकी काव्य की विशेषताओं की चर्चा मैं करना चाह रहा हूँ। पद्माकर की जो काव्य विशेषता है ये परिलक्षित होती है, और इतना सरस मधुर और बेहतरीन काव्य पद्माकर ने लिखा, ऐसा रीतिकाल के अन्य कवियों में दुर्लभ है। जैसे ये बसंत का चित्रण करते हैं, और ये बसंत के चित्रण के माध्यम से, चूँकि पद्माकर भट्ट जो थे, पद्माकर जो कवि थे वो रीतिकाल के अंतिम दौर के कवि थे। तो रीतिकाल का अंतिम चरण और आधुनिक काल का प्रारंभिक चरण कहा जा सकता है कि आधुनिक काल की जो प्रवृत्तियां हैं उस समय परिलक्षित होने लगी थी, और दोनों की संधि स्थल पर खड़े जो पद्माकर की जो रचनाएं हैं, इसमें निराला की भांति ही नव छंद लय ताल नवीनता की बात देखी जा सकती है। ये नवीनता की उद्घोषणा ही करते हैं। जैसे बसंत ऋतु का बड़ा ही प्यारा चित्रण करते हैं अपने एक कवित्व में, मैं पढ़ रहा हूँ, सुनेंगे। औरे भांति कुंजन में गुंजरत भीर भौर, औरे भांति कुंजन में गुंजरत भीर भौर, औरे डौर झौरन पे बौरन के हुए गए। कहे पद्माकर सु औरे भांति गलियानी, छलिया छबीले छैल औरे छवि छवे गए। औरे भांति बिहग समाज में आवाज़ होती, ऐसे ऋतुराज के न आज दिन द्वय गए। औरे रस औरे रीति औरे राग औरे रंग औरे तन औरे मन औरे बन हुए गए। ये जो औरे शब्द का जो इस्तेमाल हुआ है, औरे शब्द की जो आवृत्ति हुई है, इस आवृत्ति में नवीनता परिलक्षित होती है, नवीनता झलकती है। ये बसंत ऋतु इतना मादक है कि इसमें और क्या, ये जो और की नवीनता है यह पद्माकर जैसे कवि में ही हम देख सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो नवीनता की बात पद्माकर भट्ट करते हैं। विद्यार्थियों, पद्माकर की जो रचनाएं हैं, इन रचनाओं में हम राजनीतिक चेतना भी देख सकते हैं। ऐसा प्रायः कहा जाता है कि जो रीतिकाल के जो कवि थे, रीतिकाल के कवियों में जो राजनीतिक चेतना का अभाव था, वे देश दुनिया से पूरी तरह कटे हुए थे। ऐसा पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता है। ऐसा पूरी तरह से कहने में ये अतिशयोक्ति होगी। तो राजनीतिक चेतना से युक्त रचनाएं बहुत सारे कवियों ने लिखी है। जैसे केशव दास ने जहांगीर जस चंद्रिका लिखी, जिसमें राजनीति का चित्रण है। और पद्माकर भट्ट ने तो राजनीति नामक एक पुस्तक ही लिखी है। तो राजनीतिक चेतना इनकी ज़बरदस्त थी। ये अपने देश काल से पूरी तरह कटे हुए नहीं थे, बल्कि देश समाज में क्या हो रहा है, जनता के मन में क्या भावनाएं हैं, उनकी आकांक्षाएं क्या है, और जो जनता के मन की कल्पनाएं हैं वे इनके काव्य में स्वरूप ग्रहण कर लेती है। एक कविता है उनका जिसमें ललकार का भाव है, मीनागढ़ बम्बई सुमंद मंद राजबंग। देखिएगा, मीनागढ़ बम्बई सुमंद मंद राजबंग, बंदर को बंद कर बंदर बसाओगे। कहे पद्माकर कसक कश्मीर हूँ को, कहे पद्माकर कसक कश्मीर हूँ को, पिंजर सो धैरी के कलिंजर छुड़ाओगे। बाका नृप दौलत अली जा महाराज कभाऊँ, बाका नृप दौलत अली जा महाराज कभाऊँ, साजी दल पकड़ फिरंगीन भगाओगे।
दिल्ली दहपटी पटना हूँ को झपटी कर, कभू लता कलकत्ता की उड़ाओगे। तो ये देश के बहुत सारे शहरों का नाम लेते हुए ये चित्रण करते हैं। जो पद्माकर की जो रचनाएं हैं, इसमें वीरता का भी वर्णन है और युद्ध का अत्यंत ही सजीव चित्रण किया गया है। बड़ा ही सजीव वर्णन युद्ध का है ये। इसे मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये कविता है कि तह दुक्का दुक्की मुक्का मुक्की डुबका डुबकी होने लगी। कितना भाव प्रधान और कितना सुंदर चित्र है। इसमें अलंकार भी है, अनुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास। ये भाव की जो छवि है, ये जो पंक्तियों की जो सौंदर्य है वो हम देख सकते हैं। तह दुका दुकी मुक्का मुक्की डुबका डुबकी होने लगी, रन इक्का इक्की झिका झिकी फीका फीकी जोर लगी, काटत चिलता है इमी असी बाहे तनही सरा है वीर बड़े, टूटे कटी झील में रिपु रन बील में दिल में खड़े खड़े। जो विद्यार्थियों, इनके जो काव्य की एक और विशेषता है, जो लक्षण है या प्रवृत्ति कह सकते हैं, जो पद्माकर के काव्य की विशेषता है इनकी जो रचनाओं की, इन्होंने रीतिकालीन परंपरा के अनुरूप लक्षण ग्रंथों की भी रचना की, जिसमें पद्माभरण और जगत विनोद अत्यंत ही प्रसिद्ध रचना है। पद्माभरण एक अलंकार ग्रंथ है, जबकि जगत विनोद रस प्रधान ग्रंथ है। पद्माभरण में जो अलंकार के जो लक्षण दिए गए हैं और लक्षण में जो उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं, इन उदाहरणों में उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कवि ने दोहे चौपाइयों का सहारा लिया है। जबकि जगत विनोद जो पुस्तक है, इसमें भी रस के लक्षण के बताते हुए जो उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं, इसमें दोहे चौपाई और कवित्व, ये तीनों का जिक्र किया गया है। तीनों को देख सकते हैं। ये जो हमारे पद्माकर हैं, जो आज के हमारे कवि हैं, जो मुख्य विषय हैं व्याख्यान के, पद्माकर का जो श्रृंगार वर्णन है ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और इनके श्रृंगार वर्णन में जो है वो नायक और नायिका के बीच प्रगाढ़ प्रेम का चित्रण है। अश्लीलता का लेस मात्र भी कई जगहों पर नहीं दिखाई पड़ती है। जैसे एक पंक्ति है, बहुत ही प्रसिद्ध कविता है पद्माकर की, कि फागु की भीड़ अभिरीन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी। फागु की भीड़ अभिरीन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी, भाई करी मन की पद्माकर ऊपर नाई अबीर की झोरी, छिनी पीतम्बर कमरते सुविदा दई मिड़ी कपोलन रोरी, नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आयो खेलन होरी। तो ये जो है, नैन नचाए कही मुस्काए लला फिरी आयो खेलन होरी, ये जो पद है, ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति का लालित्य देखते ही बनता है। ये जो कवित्व है, इस कवित्व में गोपियों और कृष्ण के प्रगाढ़ प्रेम का चित्रण किया गया है और इसमें अश्लीलता का लेस मात्र भी समावेश नहीं है। विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पद्माकर के जीवन का जो अंतिम काल था वो अत्यंत ही कष्ट में बीता, ऐसा बहुत सारे कई इतिहासकारों का मानना है। और ये जीवन के अंतिम समय में भक्ति और वैराग्य की ओर मुड़ गए थे। इन्होंने भक्ति और वैराग्य से संबंधित कई कविताओं की रचना की और कई पुस्तकों की रचना की। जैसे इनकी जो प्रबोध पचासा पुस्तक है, ये रोग मुक्त होने के उद्देश्य से लिखी गई थी। कहा जाता है कि अपने जीवन के अंतिम समय में जो पद्माकर हैं वो कोढ़ से ग्रसित हो गए थे और इस रोग से मुक्ति पाने के लिए इन्होंने प्रबोध पचासा जैसी पुस्तकें लिखी। और इन्होंने गंगा लहरी भी पुस्तक लिखी। ये स्वस्थ होने के लिए ये गंगा के जल का सेवन करते थे। गंगा लहरी जो पुस्तक है, इसमें गंगा नदी के महात्म्य का वर्णन है। हम इस मामले में इनकी तुलना जो जीवन के अंतिम काल में जो भक्ति संबंधी रचनाएं हैं जो ये लिखते हैं, जैसे गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, तुलसीदास भी यही कार्य करते हैं। तुलसीदास ने हनुमान बाहुक और कवितावली जैसी जो रचनाएं की, इसी प्रकार की ये रचनाएं की हैं। मिश्र बंधुओं का कहना है, अपने मिश्र बंधु विनोद जो उनका जो इतिहास ग्रंथ है, इसमें मिश्र बंधु कहते हैं कि मैं कोट कर रहा हूँ, मैं उदाहरण ले रहा हूँ। कहा जाता है कि अंत में अर्थात जीवन के अंत में पद्माकर कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए थे। अतः रोग मुक्त होने की अभिलाषा से इन्होंने प्रबोध पचासा 51 छंदों का एक भक्ति रसपूर्ण ग्रंथ बनाया। तो ये जो है, अब एक मैं ये
इनके जो वैराग्य की भावना से संबंधित एक पद लेना चाहता हूँ, ये कवित्त लेना चाहता हूँ। इस कवित्त के माध्यम से पद्माकर ने यह बताने का प्रयास किया है कि जो मानव का जीवन है वो निस्सार है। ये जो अस्थि चर्म से बना हुआ ये जो शरीर है, ये शरीर की जो महत्ता है ये अच्छे कर्मों में ही है। वो लिखते हैं कि आस बस डोलत सुया को बिसवाल कहा, आस बस डोलत सुया को बिसवाल कहा, सांस बस बोले मल मांस ही को गोला है। कहे पद्माकर वीक हर क्षण भंगूरिया, कहे पद्माकर वीक हर क्षण भंगूरिया, पानी को सो फेन जैसे फलक फफोला है। इनकी जो काव्य भाषा है, पद्माकर जी की जो काव्य भाषा है वो काव्य के अन्य विशेषताओं की तरह इनके काव्य में इनकी भाषा में अनेक रूपता दिखाई पड़ती है। और इनकी भाषा की प्रशंसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे जो हिंदी के स्थापित समीक्षक हैं वो बहुत अधिक करते हैं। आचार्य शुक्ल जी का कहना है ये पद्माकर की काव्य भाषा के संबंध में कि मैं कोट कर रहा हूँ, मैं शुक्ल जी की जो पंक्तियाँ हैं वो मैं पढ़ रहा हूँ। ये भाषा की सब प्रकार की शक्तियों पर इस कवि का अधिकार दिखाई पड़ता है। ऐसा आचार्य शुक्ल का कहना है कि भाषा की सब प्रकार की शक्तियों पर इस कवि का अधिकार दिखाई पड़ता है। कहीं तो इनकी भाषा स्निग्ध मधुर पदावली द्वारा एक सजीव भाव भरी प्रेम मूर्ति खड़ी करती है, कहीं भाव या रस की धारा बहाती है, कहीं अनुप्रासों की मिलित झंकार उत्पन्न करती है, कहीं वीर दर्प से क्षुब्ध वाहिनी के समान अकड़ती और कड़कती हुई चलती है, और कहीं प्रशांत सरोवर के समान स्थिर और गंभीर होकर मनुष्य जीवन को विश्रांति की छाया दिखाती है। विद्यार्थियों, ये तो इनकी भाषा में शुक्ल जी की बात हुई। मैं इनकी भाषा की थोड़ी चर्चा कर रहा हूँ। जो पद्माकर की जो अत्यंत ही जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो लाक्षणिक पदावली जो पद्माकर के काव्य में हम कई स्थलों पर देख सकते हैं। शब्दों की कोमलता और भावों की मधुरता इनकी सबसे बड़ी ताकत है। इनकी जो काव्य की जो अभिव्यक्ति है, इसकी जो सबसे बड़ी शक्ति है, इनकी काव्य क्षमता की अद्भुत जो नमूना है ये इनकी जो शब्दों की कोमलता है। एक मैं कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। झपी झपी उज की झपाक झपी झुमी झुमी, झपी झपी उज की झपाक झपी झुमी झुमी। देखिए इसमें हम लोग अनुप्रास अलंकार और अंत्यानुप्रास का कितना सुंदर संयोजन है। झमैके झुके है झकझोहे सील सगमगे, कहे पद्माकर लचोहे ललचोहे लोल, ललित लजीले लाल डोरन सो जगमगे। जो बिंब निर्माण की जो क्षमता होती है वो किसी कवि की काव्य रचना की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। बिंब निर्माण में भी जो पद्माकर की कोई सानी नहीं है, और ये अपनी रचनाओं के माध्यम से जो पाठकों के समक्ष हैं वो संपूर्ण भाव को, संपूर्ण बिंब को उड़ेल देते हैं। ये पद्माकर की अन्यतम विशेषता है। एक कवि उदाहरण प्रस्तुत है। लाल लाल टेसु फुली रहे हैं विशाल संग। जब हम इस कविता को पढ़ रहे हैं तो इसमें जो इसका जो चित्र है, इसका जो बिंब है वो हमारी आंखों के सामने साक्षात प्रकट हो जाता है। लाल लाल टेसु फुली रहे हैं विशाल संग, श्याम रंग भेटी मानो मसी में मिलाए हैं, तहाँ मधुकाज आई बैठे मधुकर पुंज, मलय पवन उपवन वन धाये हैं। तो ये जो इनका बिंब निर्माण इसमें हम कविता में देख सकते हैं। विद्यार्थियों, पद्माकर का अभी मैंने जो आपके सामने पद्माकर के काव्य के बारे में जो थोड़ी सी बातें रखी हैं, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि रीतिकाल के अंतिम चरण के कवियों में पद्माकर अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसा हिंदी साहित्य के कई इतिहासकारों और कई विद्वानों का मानना है कि बिहारी के बाद रीतिकाल के सबसे लोकप्रिय कवियों में पद्माकर का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी हैं। और ये जिस प्रकार बिहारी में बहुज्ञता थी, लोक समाज का ज्ञान था, ऐसा ज्ञान हम पद्माकर में भी देख सकते हैं। रीतिकाल के अंतिम चरण में ये जो पद्माकर हैं ये अपनी बहुज्ञता का पूर्ण परिचय देते हैं। और यही कारण है कि बिहारी के बाद सबसे महत्वपूर्ण कवि के रूप में पद्माकर या इनका जो मूल नाम है पद्माकर भट्ट को जाना जाता है। तो विद्यार्थियों, आशा है इस व्याख्यान से आपको पद्माकर को समझने में सहायता अवश्य मिली होगी। अगले व्याख्यान में मैं अगले कवि की चर्चा करूँगा। धन्यवाद।